रतन टाटा के अंदर जो सादगी थी, जो सरलता थी, जो करुणा थी, मानवता थी, वो गुण इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जिंदगी को इस तरह से नहीं जिया कि वो भारत के एक बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हुए, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। ऐसी सोच नहीं थी उनकी। इतने बड़े कारोबारी घराने से आने के बावजूद उन्होंने अपने ही ग्रुप की कंपनीज में वैसी ही नौकरी की जैसे दूसरे आम कर्मचारी करते। रतन टाटा ने अमेरिका में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी और वहीं जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 1962 में दादी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रतन टाटा अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। एक और उदाहरण कि रतन टाटा अपने रिश्तों के लिए कितना समर्पित थे। आज यहां लोग, कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग मां बाप मर जाते हैं, अमेरिका से लोग आ नहीं पाते, कोई पड़ोस वाला अंतिम संस्कार करता है। उस जमाने में रतन टाटा अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत आ गए थे क्योंकि दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने फिर यहीं पर टाटा ग्रुप की कंपनी में नौकरी करना शुरू किया। रतन टाटा को जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में नौकरी दी गई। यह एक तरह की इंटर्नशिप थी जिसमें उन्हें फैक्ट्री के दूसरे मजदूरों की तरह नीला ओवरऑल यानी नीली ड्रेस पहनकर काम करना पड़ा। कुछ समय बाद रतन टाटा को प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद वो टाटा मोटर्स के एमडी एसके नानावटी के विशेष सहायक बन गए। जमशेदपुर में रतन टाटा ने करीब 6 साल काम किया। उनकी कड़ी मेहनत की चर्चा मुंबई तक पहुंची और उस वक्त टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा जेआरडी टाटा ने उन्हें मुंबई बुलाया। रतन टाटा को टाटा ग्रुप की खस्ताहाल हो चुकी कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। रतन टाटा की लीडरशिप में 3 साल के अंदर नेल्को का कायापलट हो गया। टाटा ग्रुप की यह कंपनी प्रॉफिट में आ गई। इसके बाद रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया। यानी रतन टाटा अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे, ये नहीं कि अरे सब विरासत में मिला है। रतन टाटा ने अपनी मेहनत और अपनी सोच से इतना प्रभावित किया कि जब जेआरडी टाटा 75 साल के हुए और टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी की चर्चा होने लगी तो रतन टाटा का नाम आने लगा कि वो ग्रुप को संभालने के लिए सबसे काबिल है। साल 1991 में जेआरडी टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष पद छोड़ दिया और रतन टाटा को जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया। जेआरडी का मानना था कि रतन टाटा के पक्ष में सबसे अहम चीज थी उनका टाटा सरनेम होना। जेआरडी टाटा के दोस्त नुस्ली वाडिया और उनके सहायक शाहरुख साबवाला ने भी रतन टाटा के नाम की वकालत की। 25 मार्च 1991 को रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बना दिया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप भारत के घर घर में जाना पहचाना ब्रांड बन गया। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने ही टाटा ग्रुप को ग्लोबल पहचान भी दिलाई। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने ग्लोबल टी ब्रांड टेटली को खरीद लिया। टेटली ब्रिटेन का सबसे बड़ा चाय ब्रांड था। साल 2007 में स्टील बनाने वाली डच कंपनी कोरस को खरीद लिया। यह उस समय किसी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा सौदा था। साल 2008 में टाटा ग्रुप ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा। इससे पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप के नाम की चर्चा होने लगी। रतन टाटा से जुड़ा आपको वो किस्सा भी सुनाता हूं जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 90 के दशक में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के तहत छोटी गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू किया। लेकिन 1999 आते आते घाटे की वजह से टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने पहुंचे। डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कह दिया कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान करूंगा। यह बात रतन टाटा को एकदम चुभ गई। उन्होंने अपना गुस्सा तो जाहिर नहीं किया, लेकिन मुस्कुराते हुए डील को कैंसिल करने का मन बना लिया। इसके बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा की कार पर लगा दिया। साल 2008 में उनकी कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का ग्राफ नीचे जा रहा था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। फोर्ड मोटर्स के घाटे को देखते हुए रतन टाटा ने उसके सबसे मशहूर जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि बिल फोर्ड को कंपनी बेचने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। और यही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि इस डील से आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये थे रतन टाटा। और फोर्ड मोटर्स पर टाटा मोटर्स के एहसानों का यह सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा जब फोर्ड मोटर्स ने भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया। इस बार भी फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना प्लांट टाटा मोटर्स को बेचा। रतन टाटा हमेशा आम भारतीयों के बारे में सोचते थे। आम लोगों की परेशानियां कैसे दूर की जाए, इसके लिए नए नए तरीके खोजते थे। आम आदमी के लिए ही रतन टाटा ने सस्ती लखटकिया कार तक लॉन्च कर दी थी। आपको याद होगा टाटा नैनो।
रतन टाटा जानते थे कि आम इंसान महंगी कार कहां खरीद पाएगा, इसलिए 1 लाख रुपए की कीमत वाली टाटा नैनो लॉन्च की थी उन्होंने। सस्ती कार बनाने का आइडिया भी रतन टाटा को राह चलते आया था। एक दिन रतन टाटा कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार के 4 लोग स्कूटर पे कहीं जा रहे थे। बारिश में स्कूटर फिसल गया और सभी लोग गिर गए। यह देखकर रतन टाटा बहुत आहत हुए। सोचा अगर इनके पास कार होती तो ऐसा हादसा तो नहीं होता। इसी के बाद रतन टाटा ने नैनो बनाने की ठान ली कि ऐसी छोटी कार बनाऊंगा, ऐसी अफोर्डेबल कार बनाऊंगा कि आम आदमी भी खरीद सके और परिवार के साथ चल सके। नैनो कार के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाया, लेकिन सिंगूर के प्लांट में जमीन अधिग्रहण को लेकर इतना बवाल हुआ, ममता बनर्जी ने किया वहां पर यह बवाल कि टाटा ग्रुप को अपना प्लांट बंगाल से शिफ्ट करना पड़ा। ममता बनर्जी के विरोध के बाद जब टाटा ने बंगाल से नैनो कार प्लांट हटा लिया, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्होंने तुरंत रतन टाटा को फोन पर एक मैसेज भेजा। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वेलकम टू गुजरात। सिर्फ इतना मैसेज भेजा नरेंद्र मोदी ने। इस मैसेज के 3 दिन बाद टाटा को गुजरात में जमीन मिल गई। इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बाद में बताया था कि 1 रुपए का एसएमएस खर्च करके गुजरात के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश मिल गया। यह भी विडंबना देखिए कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के बड़े लीडर और जनहितैषी परोपकारी व्यक्ति थे। रतन टाटा के निधन से भारतीय उद्योग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि ममता बनर्जी की ही वजह से रतन टाटा को अपनी उस ड्रीम कार का प्लांट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा, जो ड्रीम कार उन्होंने करोड़ों आम भारतीयों के लिए सोची। लेकिन ममता बनर्जी ने जिसे ठुकराया उसे नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और गुजरात में जगह देकर वहां पर निवेश और नौकरी लेकर आए। यही फर्क है नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं में। आज रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से लोगों को अपना मुरीद बना लिया। रतन टाटा के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि रतन टाटा के साथ गूगल में आखिरी मुलाकात के दौरान हमने वेमो की प्रोग्रेस पर बात की। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए। वो भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को डेवलप करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रतन टाटा की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को आज तक नहीं पता है, जैसे उन्होंने जीवन भर शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ के बारे में भी आज आपको बताते हैं, वहां भी बहुत कुछ सीखने लायक है। 2020 में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज पर रतन टाटा से बातचीत के कुछ हिस्से छपे थे। उसमें रतन टाटा ने अपनी इमोशनल कहानी बताई। रतन टाटा ने बताया था कि उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए, उन्हें कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन दिनों तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनका हर तरीके से ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी मां ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छेड़ते थे, उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने शांत रहना सिखाया। यह सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना है, और ये वो संस्कार हैं जो आज तक उनके साथ बने हुए हैं। रतन टाटा ने इसी में यह भी बताया था कि कैसे पिता के साथ उनके मतभेद थे। रतन टाटा के मुताबिक वो वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखें। रतन टाटा अमेरिका पढ़ने जाना चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में पढ़ाई करें। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे रतन टाटा इंजीनियर बने। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ना होती तो वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जा भी नहीं पाते। अमेरिका में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया जो उनके पिता चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जेक्ट बदल लिया और आर्किटेक्ट की डिग्री लेकर निकले। इससे उनके पिता बहुत नाराज थे, लेकिन आखिरकार रतन टाटा ने जो चाहा वही किया। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ने सिखाया था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से और मृदुभाषी होकर भी कही जा सकती है वो बात। रतन टाटा ने अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वहीं लॉस एंजलिस में नौकरी शुरू की, और यहीं पर उन्हें प्यार हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच गया था। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्प किस्सा भी बताया था।
उन्होंने बताया था कि लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चर फर्म में उन्होंने करीब 2 साल काम किया। वहां का मौसम शानदार था, उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, उनके पास अब अपनी गाड़ी हो गई थी और इसी दौरान लॉस एंजलिस में उन्हें प्यार हो गया। करीब करीब शादी तक बात पहुंच गई, लेकिन उन्हें टेम्पररी भारत लौटने का फैसला करना पड़ा क्योंकि उनकी दादी पिछले 7 साल से बीमार थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। रतन टाटा ने सोचा कि जब वो भारत लौटेंगे तो उनके साथ साथ वो लड़की भी भारत आ जाएगी जिससे वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये साल 1962 की बात है और उस वक्त भारत चीन युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध की वजह से लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो लड़की भारत आए और इस वजह से उनकी शादी की बात वहीं पर खत्म हो गई। 2011 में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि उनके जीवन में 4 बार ऐसा हुआ कि बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन हर बार किसी ना किसी डर से वो शादी से पीछे हट गए। हर मौका अलग किस्म का था, लेकिन जब वो इन मौकों से जुड़े हुए लोगों को अभी देखते हैं तो लगता है कि शादी ना करने का फैसला बुरा नहीं था। उनका मानना था कि अगर शादी हो जाती तो शायद उनके लिए चीजें और जटिल हो जाती। तो ये थे रतन टाटा और उनके जीवन से इतना कुछ सीखने के लिए रतन टाटा भले चले गए, लेकिन अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर गए। सिर्फ कंपनी के तौर पर नहीं, सिर्फ उन्होंने देश के लिए जो किया वो नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका, रिश्तों को निभाने का तरीका, दूसरों के लिए सोचने का तरीका, ये सब कुछ ऐसा छोड़कर गए हैं रतन टाटा जिससे सीखा जा सकता है, जिससे बेहतर इंसान बना जा सकता है। इसलिए रतन टाटा को सलाम है।